हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं G20 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन का सफल समापन हमने 10 सितंबर यानी कि रविवार को होते हुए देखा है। ये जो 2 दिनों का समिट है ये कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ है। तो आपको बताते हैं कि ये जो 2 दिनों का सम्मेलन रहा है उसमें भारत की किस प्रकार की उपलब्धियां रही हैं, एक एक करके आइए आपको बताते हैं क्या वो महत्वपूर्ण बातें रही जो इस सम्मेलन में विशिष्ट तौर पर देखने को मिली। सबसे पहला, अफ्रीकन यूनियन को मिला इसका हक। ये इसके बड़े पॉइंटर्स या बड़ी बातों में साबित रहा है। यही नहीं, ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है ये इसके फोरफ्रंट पर रहा है और ये बात क्लियरली इस समिट, इस सम्मेलन में निकल कर आई है। ऑफ कोर्स ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस, ये एक बड़े पैमाने पर चर्चा हुई है, कई देशों का साथ मिला है और अब ये पूरा जो हब है एक बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के तौर पर देखा जाएगा। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर भी यहां पर सहमति बनी है। इस पर कई कंपनियों की भी नजर रहेगी, कई कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। तो अब इस पर खासतौर से फोकस रहने वाला है। चीन को गलती का एहसास करवाया। ऑफ कोर्स ये एक महत्वपूर्ण बात थी, हमने इस पे कुछ कमेंट्स भी आते हुए देखे, लेकिन ये ऑफ कोर्स एक जो गलती रही है चीन की तरफ से उस पर नजर रहेगी। IMEE भविष्य की मेगा इंफ्रा डील, ऑफ कोर्स इस फैक्टर पर खास बातचीत हुई है और ये समिट का हाईलाइट साबित हुआ है। बड़ी दुनिया में 100% सहमति का रास्ता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैश्विक राजनीति में सुपर पावर के तौर पर भारत यहां उभरता हुआ नजर आया। तो क्लियरली G20 बैठक सम्मेलन जिसका सफल समापन हमने 10 सितंबर यानी कि रविवार को होते हुए देखा, इसके वो की हाइलाइट्स साबित हुए हैं। और एक डील जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है वो है भारत यूरोप मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक कॉरिडोर डील। पीएम मोदी ने इसे भविष्य का कॉरिडोर बताया है, जबकि जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि कॉरिडोर से नए अवसर पैदा होंगे। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है। हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो कुछ बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें सामने निकल कर आई हैं। G20 में क्या अहम बिजनेस डील्स हुई हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीप बताइए, G20 सम्मेलन का सफल समापन हुआ है तो कौन कौन सी वो अहम बिजनेस डील्स हुई हैं जिस पर अब सिर्फ भारत की नहीं दुनिया भर की नजर रहने वाली है? बिल्कुल, इकोनॉमिकली बहुत ही सक्सेसफुल आप कह सकते हैं ये G20 सम्मेलन रहा भारत के लिए और बहुत बड़ी बड़ी डील साइन हुई है। सबसे बड़ी डील ऑफकोर्स जिस पर अभी आप प्रधानमंत्री मोदी को भी सुन रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और यूएस के समर्थन सम्मेलन के साथ ये आप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हुए देख रहे हैं। तो बड़ा कॉरिडोर है, 8 देशों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। रेल कनेक्टिविटी रहेगी थ्रू द मिडिल ईस्ट और फिर सी कनेक्टिविटी होगी यूरोप से मिडिल ईस्ट और फिर मिडिल ईस्ट से इंडिया के बीच। तो जो हमारे रेलवे स्टॉक्स है उन पर बड़ा फोकस आ सकता है। राइट्स है, साथ ही RVNL है, इरकॉन इंटरनेशनल है, बाकी जो वैगन्स बनाने वाली कंपनी है, रेल से जुड़ी हुई
कंपनी है उन पर है, और फिर हमारे शिपिंग स्टॉक्स पर भी इसका बड़ा फोकस बनने वाला है, बोथ जो कंपनीज शिपिंग में इन्वॉल्व हैं और साथ ही जो शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे बड़ा जो बिजनेस डील है वो तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की निकल कर आई है, बट इसके अलावा भी बहुत बड़ी डील्स आपने होती हुई देखी हैं। बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर दिया गया है। तो जो एथनॉल बनाने वाली कंपनीज हैं, जो शुगर बनाने वाली कंपनीज हैं, इस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज हैं, इनके लिए बड़ा फायदा होने वाला है। 20% एथनॉल ब्लेंडिंग ग्लोबली अपनाने की अपील की जाएगी और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एथनॉल मार्केट ग्लोबली करीब $100 बिलियन की एस्टिमेटेड थी, तो आगे जाकर ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के लिए बनेगी। इसरो की सक्सेस को देखते हुए हम देख रहे हैं कि स्पेस रिलेटेड स्टॉक्स पर भी बड़ा फोकस आने वाला है, क्योंकि इसरो और नासा अब कोलैबोरेट करने वाले हैं आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स के लिए। एक तो एक कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन को लेकर वर्किंग ग्रुप का गठन तैयार किया गया है। 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इसरो और नासा दोनों कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पर काम करने वाले हैं। 2023 के अंत तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर भी दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लाने वाले हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीय कंपनीज के लिए बन सकती है जो स्पेस के कारोबार में है। इसके अलावा टेलीकॉम और टेलीकॉम से जुड़ी कंपनीज के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, क्योंकि एटिस नेक्स्ट जी अलायंस और भारत 6G अलायंस ने साथ में MOU किया है। 6G वायरलेस टेक्नोलॉजीज को लेकर अब कोलैबोरेशन होने वाला है भारत और US के बीच। तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी। और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी डेटा केबल्स को ले करने के लिए भी बात की जा रही है, तो वहां पर भी इन कंपनीज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। रिन्यूएबल कंपनीज पर रखिएगा नजर, क्योंकि G20 लीडर्स ने डिक्लेयर किया है कि 2030 तक सभी देश ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 3 गुना यहां से बढ़ाने की बात करेंगे, यानी कि अगले 7 साल में रिन्यूएबल क्षमता 3 गुना बढ़ेगी। तो इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारी रिन्यूएबल कंपनीज के लिए, और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया और UK के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की डील हो रही है, उस पर भी दोनों इंडिया और UK के बीच बातचीत हुई और इसको भी आगे बढ़ाने की चर्चा हुई। तो ये कुछ बड़ी डील्स है, और भी कुछ और डील्स निकल कर आई थी, बट बड़ा फोकस रहा है। इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है ये G20 बैठक। इकोनॉमिकली बिजनेस वाइल एक बड़ी सक्सेस रही है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ग्लोबल स्तर पर अब इसके बड़े मायने देखे जा रहे हैं। लेकिन दीप, गेटिंग बैक टू ग्लोबल मार्केट्स, हम देख रहे हैं मंडे मॉर्निंग की थोड़ी सी मिक्स शुरुआत हुई है। गिफ्टी तो ठीक ही है, लेकिन बाकी एरियाज में हम देख रहे हैं कुछ मिली जुली सी ओपनिंग हुई है। बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है US मार्केट्स में और कहां रखनी है नजर? हमारे हफ्ता तो बहुत ही अच्छा रहा पिछला वाला। ग्लोबल मार्केट से उतना सपोर्ट नहीं था। ये हफ्ता एक्शन पैक्ड हफ्ता आपके लिए रहने वाले। तो उससे पहले अगर बाजार आपको ठीक दिख रहे हैं, इस समय स्टेबल दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा डेटा आने वाला है जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हुए आपको दिख सकता है। तो सबसे बड़ा तो US में इन्फ्लेशन डेटा आएगा और PPI डेटा आएगा, और सितंबर पॉलिसी से पहले ये आखिरी इन्फ्लेशन डेटा आपके लिए आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये दिखाता है कि सितंबर में या फिर अगली नवंबर पॉलिसी में इसका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। साथ ही इकोनॉमी से जुड़े और रिटेल स्टॉक्स पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं अगस्त में US के। ये भी दिखाएंगे कि कंजम्पशन एनवायरनमेंट कैसा है इस समय US में। एप्पल का बड़ा लॉन्च है कल, इस पर सबकी नजर रहेगी। नए आईफोन का लॉन्च भी होने वाला है, तो यहां पर सब नजर बना के रखेंगे। इसके अलावा यूरोप में आपका इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा और ECB की पॉलिसी भी है। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स वहां से आपके लिए आ सकते हैं। UK का GDP डेटा आने वाला है। इसके अलावा US और चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आएगा। तो एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है। रोज कुछ ना कुछ बड़ा डेटा आपके लिए आते हुए दिखेगा, जो आगे पॉलिसी और मार्केट दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहां तक फ्राइडे की बात है, US में ठीक ठाक एक्शन रहा, हल्की बढ़त आपने आती हुई देखी है। हालांकि बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था डाउ के लिए, और स्पेशली नैस्डैक के लिए तो ज्यादा ही वॉलेटाइल सेशन था, बट फिर भी 75 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। हालांकि नैस्डैक पर हल्की बढ़त ही रही, ऊपर से गिरकर बंद हुआ, और रसल 2000 तो आपका 1/4% नीचे ही बंद हुआ है। तो थोड़ा मिला जुला एक्शन था, वॉलेटाइल था, बट रेंज बाउंड ट्रेड ही आपको होते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी वापस बढ़कर 4.3% पर आ गई, तो ये थोड़ा चिंता का विषय आपके लिए वापस बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा कूल ऑफ हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, बट वापस आपने इसे बढ़ते हुए देखा है, इसलिए IT स्टॉक्स पर ज्यादा प्रेशर था। और 3 हफ्तों में पहली बार एक साप्ताहिक गिरावट आपने S&P और नैस्डैक पर देखी है।
पूरे हफ्ते की बात करें तो 1.25% नीचे डाउ था, S&P करीब 1.5% नीचे था और नैस्डैक में 2% की गिरावट देखी है। कमोडिटी बाजार पर भी रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि कच्चे तेल को छोड़कर सभी कमोडिटीज में आपने साप्ताहिक गिरावट देखी है। हालांकि कच्चे तेल में लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त रही, 90 पर अभी भी आपको ब्रेंट दिख रहा है। पिछले हफ्ते करीब 2% की मूव रही, तो 10 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल अभी भी आपके लिए बरकरार है। सोने में आपने और चांदी में सुस्त चाल देखी है। सोना करीब 1.25% और चांदी 5.5% पिछले हफ्ते गिरे हैं। बेस मेटल्स में आपने 1.5 से 5% की वीकली गिरावट देखी है, स्पेशली कॉपर और निकल जो अब आपके 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। तो कच्चा तेल अभी भी उबल रहा है, हालांकि बाकी कमोडिटीज पर प्रेशर है। डॉलर इंडेक्स अभी भी आपका मजबूत है, बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है और यह हफ्ता काफी डेटा आने वाला है जो हमें दिखाएगा कि आने वाली सितंबर पॉलिसी बट मोर इंपॉर्टेंटली नवंबर पॉलिसी में फेड क्या कर सकता है, तो उस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। चलिए, तो महत्वपूर्ण हफ्ता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिस पर रहेगी नजर। धन्यवाद दीप वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है। रणनीति पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, धमाकेदार प्रदर्शन बीते हफ्ते हमारा रहा है। क्या इस हफ्ते हम विदेशी बाजारों पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं? कैसे प्रदर्शन की उम्मीद करें सर अब? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो बहुत अच्छे हैं भारतीय बाजार की शुरुआत करने के लिए। एक और जहां पर ग्लोबल मार्केट हरी निशान में बंद हुए, हमारे लिए इतना काफी है क्योंकि भारतीय बाजारों का अपना मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 1% दूर है निफ्टी पर। तो बढ़िया मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार पिछला हफ्ता दिखाते हुए नजर आए। लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन हो गए कि हम मजबूती के साथ बढ़े और आज भी ऐसा कोई संकेत है नहीं जिससे कि आपको लगे कमजोरी हो सकती है। कैश मार्केट में एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, मुश्किल से 225 करोड़ की बिकवाली है। वायदा कारोबार में हल्की फुल्की खरीदारी है। लोकल फंड्स अपनी ताकत के हिसाब से खरीद ही रहे हैं। तो आई थिंक मोमेंटम थोड़ा और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप उस लिहाज से देखें तो अब जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी की वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिखेगी और 19,650 से 19,725 आज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 19,885 से 19,975 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है ऊपर की तरफ। इन लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लंबे समय बाद आप 45,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। 44,825, 44,950 यानी कि 45,000 के बेहद करीब अब आज आपको बैंक निफ्टी पर सपोर्ट मानकर चलना चाहिए और ऊपरी स्तर पर एक बार शुक्रवार के जो हाइज हैं वो और उसके पार निकलने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। 45,400 से 45,550 पहला टारगेट होगा जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो और तेजी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। शुरुआत हो या पहली डिप मिले बाजार में तो वहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे। ग्लोबल मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती और आगे बढ़ेगी। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली एक और मजबूती भरा सेशन देखने की तैयारी है, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन? अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान बताइए, मंडे मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की अगर आप बात करें तो कैश में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के नतीजे आएंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर क्लोजिंग से F&O कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बोनस इशू है 1:3 का, उसके चलते एडजस्टमेंट होगा। स्पाइस जेट यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कलानिधि मारन स्पाइस जेट के बीच आर्बिट्रल अवार्ड भुगतान मामले की सुनवाई होनी है। मैगमनी फिनकेम कंपनी का नाम बदलकर एपिग्रल होगा। आईक्यू लाइटिंग 90 दिन का जो इनका लॉक इन है वो खत्म होगा आईपीओ के हिसाब से। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट और रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग दोनों की जो है आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है 23-24 का उसका सीरीज 2 आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। एक्स डेट है गुजरात गैस में डिविडेंड 6.65 का और एडीएफ फूड जहां पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 to ₹2 का। आईपीओ अपडेट्स ईएमएस लिमिटेड जहां पर डे 2 आज है। डे 1 में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो लगभग 4 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 5 गुना, एनआईए का हिस्सा लगभग 6 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। जुपिटर लाइफ यहाँ पर बंद हो चुका है। कुल अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखेंगे लगभग 765 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा 182 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। एनआईए का अगर हिस्सा देखें 36 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा 8 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। टोल अपडेट्स है आईआरबी इंफ्रा में जहां पे अगस्त में टोल कलेक्शन जो है 24% बढ़कर आया है। वहीं आईआरबी इन्वेट फंड की बात करें तो वहां पर जो ग्रोस टोल रेवेन्यू है वो 11% बढ़कर आता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, अशोक लीलैंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूपी के 19 शहरों में जल्द दौड़ेगी लगभग 1850 इलेक्ट्रिक बसें।
टाटा कम्युनिकेशन TCS यहाँ पर नेवेदिया का टाटा ग्रुप के साथ करार होता हुआ दिखा है और इस करार में भारत में AI क्लाउड तैयार करने के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। PB फिनटेक यहाँ पर लगातार खबरें ये चल रही थी कि बीमा कारोबार में उतरने से जुड़ी खबर पर यहाँ पर उन्होंने सफाई देते हुए दिखा है। उन्होंने कहा है कि बीमा कारोबार में उतरने से जुड़ी खबर का उन्होंने खंडन किया है और इस खबरों को स्पेक्युलेटिव बताया है। अंत में श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रमोटर्स OFS के जरिए लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स जो कि 5% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो बेचेंगे। OFS के जरिए लगभग 414 के भाव पर जो है फ्लोर प्राइस उसका वो रखा गया है और 11 से 12 सितंबर को OFS खुलेगा। ओके, चलिए अरमान, बहुत धन्यवाद आपका पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स पर उनकी खास नजर रहने वाली है। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, ऑटो स्पेस पर ही पहले फोकस कर लेते हैं क्योंकि जैसा अरमान भी बता रहे थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में के 19 शहरों में 1850 ई बसें हैं वो दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं। टाटा मोटर्स, JBM ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन, अशोक लेलैंड, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अब सुर्खियों में रहेंगे, रेडार पर रहेंगे। मुझे जरा बताइए, ऑटो स्पेस कहां नजर रहेगी, क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग टू जी। बिल्कुल, देखिए ऑटो स्पेस लगातार यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है। ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास निफ्टी ऑटो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और विद इन दिस स्पेस कुछ एक काउंटर हमें पसंद आ रहे हैं। उसमें से अशोक लेलैंड एक काउंटर है जहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हमने रिसेंटली देखी है, अब फिर से अट्रैक्टिव बाय बन चुका है और यहाँ पे फिर से 190 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नजर रखी चलनी होगी। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, बट फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिला था, तो यहाँ पे एक फ्रेश खरीदारी की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 650 तक की अपसाइड हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। 615 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स विद इन ऑटो स्पेस थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है, इसे खरीद के चल सकते हैं। और ओवरऑल निफ्टी ऑटो इंडेक्स एज अ होल का थोड़ा सा बेटर प्लेस है और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से आने वाले कुछ समय पे कुछ त्योहार आ रहे हैं, तो उसके पहले हमें थोड़े से नंबर्स यहाँ पे बेहतर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ऑटो स्पेस अक्टूबर-नवंबर सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बेटर नजर आता है। ओके, और आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आएंगी नीलेश जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बैंकिंग स्पेस में काफी लंबे समय के बाद एक आउट परफॉर्मेंस हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था, तो ये स्पेस ओवरऑल अच्छा लग रहा है। बंधन बैंक ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे 200 DMA के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। 251, 256 ये दो टारगेट होंगे एंड 243 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 238 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सबसे पहले बंधन बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके साथ साथ रियल्टी स्पेस में भी काफी अच्छा मूव है, लगातार वहाँ पे हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स देखने को मिले थे, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 1220 तक की अपसाइड हमें ओबेरॉय रियल्टी में देखने को मिल सकती है और 1160 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। वेरी वेल, धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। टाटा मोटर्स पर तो फोकस करना ही है, बंधन बैंक और ओबेरॉय रियल्टी ये दो स्पेसेस हैं जहां पर खरीदारी के बेहतरीन मौके आपके पास हो सकते हैं। 1230 का टारगेट ओबेरॉय रियल्टी के लिए और 255 से 56 तक ऊपर बंधन बैंक जाता दिख रहा है। आइए अब फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार पर और जान लेते हैं कि वहां कौन सी कमोडिटीज हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। अमित सजेजा हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कच्चे तेल में क्या करना है आज? जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट हफ्ते का जो क्लोज था काफी बढ़िया क्लोज देने में कामयाब हुई है प्राइजेस। आज हल्की सी एक गिरावट के साथ ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि पिछले 3 या 4 सेशंस में एक दायरे में है, तो निचले छोर पे इस दायरे के दोबारा खरीदा जा सकता है क्योंकि ओवरऑल जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी अपसाइड है और जो पिछले हफ्ते मैंने $90 के जो टारगेट दिए थे WTI क्रूड में वो अभी मैं रीट्रेड करना चाहूंगा। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो 7170 के आसपास MCX पर बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 7080 का और अपसाइड में मेरा मानना है कि 7300 का इमीडिएट एक लक्ष्य लिया जा सकता है और शॉर्ट टर्म बेसिस जो लक्ष्य है वो 7420 का लिया जा सकता है। बुलियन में कोई राय? बुलियन में मैं 740 की सलाह देना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अभी मजबूती बनी हुई है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं 59,050 पे अक्टूबर फ्यूचर्स में, गोल्ड में 59,200 का स्टॉप होगा और डाउनसाइड में 58,750 का टारगेट होगा। सिमिलरली सिल्वर में
72,000 के करीब बिकवाली कर सकते हैं 72,400 के स्टॉप के साथ, और डाउनसाइड में 71,200 के लक्ष्य होंगे। ऑलराइट अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी स्पेस पे कहां रखनी है नजर। कच्चा तेल खरीद के चले 7300 के टारगेट के लिए, सोना चांदी बेचने की रिकमेंडेशन है। आइए अब फोकस करते हैं एफआईआई यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर और जान लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो जेफरीज की मारुति सुजुकी पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 11,500 से बढ़ाकर टारगेट 12,000 का कर रहे हैं। अगर मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 10,332 के आसपास का है। CLSA की सन फार्मा पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 1140 का, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1130 का ही है। जेफरीज की ITC पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को स्टैंड को, टारगेट जो है वो 530 का रख रहे हैं, मौजूदा भाव 440 के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली की टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट है, ओवरवेट का जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 711 का, जो कि मौजूदा भाव 627 है, उससे ज्यादा है। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 2821 का, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 2448 के आसपास का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी ज्यादा टारगेट है। ऑलराइट, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।